बात की शुरुआत हम लोग कर रहे थे ईरानी और यूनानी आक्रमण से। जिस समय मगध के नेतृत्व में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में राजनीतिक एकीकरण का दौर चल रहा था, ठीक उसी समय पश्चिमी और पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी आक्रमण की शुरुआत हुई। चूंकि पूरा पश्चिमोत्तर भारत जो था छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, सभी राज्य स्वतंत्र थे। इस समय ईरान की गद्दी पर साइरस प्रथम 559 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। वह अपने साम्राज्य, जिसको हकमनी साम्राज्य कहते हैं, हकमनी वंश का था साइरस, इसलिए हकमनी वंश के होने के कारण हकमनी साम्राज्य कहते हैं। कंबोज, गांधार का पश्चिमी इलाका आदि क्षेत्रों पर अधिकार करते हुए हिंदुकुश पर्वतमाला तक पहुंच गया। एक तरह से कहें कि भारत की पश्चिमी सीमा अब ईरानियों की सीमा से मिल रही है। इसी वंश का एक दूसरा शासक होता है डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम के समय जो बहुत सारे राज्य थे उस एरिया में, उस क्षेत्र में, गांधार पुरु का राज्य था, जिसको राजा पोरस कहते हैं, अभिसार, पुरु, ग्लोग निकाय, कट, सौभूति, क्षुद्रक, ये सभी उस काल के राज्य थे। इसमें कुछ गणतंत्रात्मक और कुछ राजतंत्रात्मक राज्य। डेरियस प्रथम ने आगे बढ़कर के सिंध क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। सिंध उनका 23वां प्रांत था, लेकिन बहुत जल्दी ईरानियों का साम्राज्य खत्म हो जाता है। चूंकि इन पर यूनानियों का अधिकार हो जाता है, इसलिए अब ईरानी आगे बढ़ने से कमजोर हो गए, या कहिए कि मजबूर हो गए। एक फायदा जरूर हुआ, ईरानियों के संपर्क में आने से पश्चिमी दुनिया के साथ भारत का संपर्क बढ़ा। अब भारतीय व्यापारी ईरान से लेकर के यूरोप के अन्य क्षेत्रों में पहुंचना शुरू हो गए, अपने अपने माल को लेकर। दूसरा फायदा हुआ कि इस क्षेत्र में 2 लिपियां आई, एक खरोष्ठी और दूसरा अरामाइक लिपि। ये दोनों लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। आगे चलकर जब सम्राट अशोक का शासन शुरू होता है, तो अपने बहुत सारे जब स्तंभ लेख की शुरुआत की और उस क्षेत्र में स्तंभ को गड़वाया, तो उन पर अरामाइक और यूनानी लिपि में ही अभिलेख को लिखा। तो इस तरह से अरामाइक लिपि से हमको परिचय हुआ। लेकिन जब इनका प्रभाव समाप्त हुआ, इसी समय इन्हीं क्षेत्रों पर यूनान का आक्रमण होता है। सिकंदर महान पूरे ईरान पर अधिकार करके आगे बढ़ता हुआ हिंदुस्तान की ओर चलता आता है। जिन जिन राज्यों का भी मैंने नाम लिया, वो सभी राज्य अब स्वतंत्र हो गए थे। ईरानी साम्राज्य नष्ट होने के पश्चात फिर से सिकंदर को इन राज्यों पर अधिकार करना पड़ा। इन्हीं राज्यों में एक राज्य था पुरु का, झेलम और चिनाव के बीच का जो इलाका था, वही पुरु का राज्य था, जहां के राजा पोरस थे। कहा जाता है कि सिकंदर के साथ उसने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन पराजित। जब उसे अरेस्ट करके लाया गया सामने, सिकंदर के सामने पोरस को, और सिकंदर ने उससे पूछा कि मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं, तो बड़ी बहादुरी से इसने जवाब दिया, राजा की तरह। यानी
एक राजा की तरह। इसका मतलब यह था कि एक विजयी राजा पराजित राजा को जिंदा नहीं छोड़ता था, हत्या कर देता था और उसके राज्य पर कब्जा कर देता। लेकिन पोरस की बहादुरी से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो स्वयं बहुत बहादुर शख्स था। बहुत उसकी बहादुरी देख करके प्रभावित हुआ और तब उसके राज्य को वापस कर दिया। गांधार नरेश, गांधार का शासक आम्बी, यदि पोरस को साथ दिया हुआ होता तो कहना मुश्किल है कि सिकंदर की जीत होती या नहीं। गांधार, पुष्कलावती के संजय, इन लोगों ने पोरस के साथ गद्दारी की। सिकंदर को उन्होंने आमंत्रित किया था सहायता दे, ताकि वे पोरस को पराजित कर सके और सिकंदर के लौटने के बाद उसके राज पर गांधार और पुष्कलावती का अधिकार हो जाए। इस लोभ में इसने एक काम किया था। लेकिन सिकंदर तो सिकंदर था, उसने गांधार को भी नहीं छोड़ा, गांधार नरेश को भी पराजित किया। हालांकि बाद में इनके सारे राज्यों को इन्हीं के अधिकार में छोड़ दिया, अधीनता स्वीकार कर। आगे बढ़ता हुआ सिकंदर पंजाब में ब्यास नदी के तट तक पहुंच गया। मगध पर उस समय धनानंद का शासन था, जिसकी सेना हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेना थी। एक तो सिकंदर के साथ वर्षों से उसके सैनिक लड़ते हुए आ रहे थे। कितने वर्ष पहले वो घर से निकले थे। उसके सैनिकों में बहुत ऐसे थे जिनको अब घर की याद सताने लगी, वे वापस लौटना चाहते थे। बहुत सारे सैनिक भिन्न भिन्न तरह की बीमारियों से मर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि जब उनके सैनिकों ने धनानंद की सेना की ताकत के बारे में सुना, तब उनका हिम्मत जवाब दिया। अभी तक सिकंदर ने जिन राजाओं के साथ लड़ा हिंदुस्तान में, किसी बड़े राजा से उसका मुकाबला नहीं हुआ। ताकतवर राजा से अभी लड़ाई नहीं लड़ी थी। लेकिन जब धनानंद से सामना करने की नौबत आ गई, तब उसके सेना की हिम्मत टूट गई। उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया। हर तरह से उसने भाषण दिया ताकि उनमें एक उतावलापन हो, जो सैनिकों में जोश होता है वह जोश पैदा हो। लेकिन फिर भी वह नाकाम रहा। उसके सैनिक वापस लौटने पर तैयार हो गए। सिकंदर मजबूर होकर के उसी ब्यास नदी के तट से वापस लौटा। लौटने के दौरान बहुत सारे जो छोटे छोटे गणराज थे, अपनी स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए सिकंदर पर आक्रमण कर दिए। लेकिन सिकंदर उन सबको तहस नहस करके छोड़ दिया। वापस सिंधु के तट पर जब पहुंचा तो अपनी सेना को दो भागों में बांटा। जल सेना सेनापति नियार्कस के नेतृत्व में सौंपा और समुद्र के रास्ते उनको भेजा अपनी एक सेना को, और दूसरी सेना स्थल मार्ग से लेकर के वह स्वयं चला। बेबीलोनिया पहुंचने के बाद उसकी मौत, सिकंदर की मौत। भारतवर्ष में सिकंदर 19 महीने रहा, मात्र 19 महीने। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ और 325 ईसा पूर्व में वह वापस लौटा। लौटने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। सिकंदर के आक्रमण का भारतवर्ष पर काफी प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि यूनान तक सीधा अब व्यापारिक मार्ग खुल गया। भारत के बहुत सारे व्यापारी अब यूनान पहुंचना शुरू हुए या यूरोप के अन्य देशों में पहुंचना शुरू हो गए। उसके आक्रमण की तिथि ईसा पूर्व 326 प्राचीन भारत के कालक्रम को निर्धारित करने में बहुत सहायता पहुंचा दी। जब प्राचीन भारत का इतिहास लिखा जाने लगा तो उस समय कोई हमारे पास तिथियां नहीं थी। तो या तो महात्मा बुद्ध की मौत के बाद तिथि निर्धारित करने लगे इतिहासकार, या फिर सिकंदर के आक्रमण से 326 ईसा पूर्व के कितने बाद कोई घटना घटी।
किसी राजा की मृत्यु हुई, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ या कोई लड़ाई लड़ी गई, कितना साल बाद। तो इस तरह से प्राचीन भारत के बहुत सारी गुत्थियों को 326 ईसा पूर्व यानी सिकंदर के आक्रमण ने सुलझा दिया। और भी इस तरह से एक दो फायदे हुए सिकंदर के आक्रमण का। सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ कि सिकंदर के आक्रमण से जो पश्चिमी और पश्चिमी उत्तर भारत के छोटे छोटे राज्य थे ये कमजोर पड़ गए, और यह इसी का फायदा चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। जब उनको पराजित करने में चंद्रगुप्त को कोई बहुत बड़ी ताकत लगानी नहीं पड़ी। सिकंदर के लौटने के बाद भी बहुत सारे यूनानी भारतवर्ष में रह गए, यूनानी बस्तियां स्थापित हो गई। हालांकि बाद में उनमें से कुछ लोग लौट गए, लेकिन कुछ लोग अस्थायी रूप से रह गए। इनसे हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, कुछ यूनानी से सीखे और कुछ हमने उनको सिखाया। जो जिस संस्कृति की बात हम करते हैं हिंदू संस्कृति की, उसमें यूनानियों के भी बहुत बड़ी देन। जो संस्कृत ग्रंथों में शब्द आए हैं उनसे पता चलता है कि हम बहुत कुछ यूनानियों से प्राप्त किए हैं। क्या झांकने सब आता है, आता है, देखता है, चला जाता है। तो इस तरह से ईरानी और फारसी आक्रमण की एक संक्षिप्त जानकारी। कहा जाता है कि सिकंदर जिस समय आया उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर की बीमारी हो गया था नेचुरल, एक लंबा युद्ध लड़ा था। संपूर्ण यूनान पर उसने अधिकार किया, ईरान पर अधिकार किया। उसकी जिंदगी युद्ध लड़ते हुए बीती। हर चीज की एक सीमा होती है ना, आप कितना युद्ध लड़ेंगे। सिकंदर का ख्वाब था कि हम संपूर्ण दुनिया पर अधिकार कर लें, संपूर्ण दुनिया का राजा बने। वह ख्वाब पूरा नहीं हो सका, लेकिन लगभग आधी दुनिया पर अधिकार कर लिया। इतने बड़े क्षेत्र का शासक कोई मामूली बात नहीं थी। एक छोटे से राज्य, एक छोटे से देश का शासक घमंड से चूर हो जाता है, और लगभग आधी दुनिया का शासक था वो। लेकिन वही आधी दुनिया का शासक जब वो मरने लगा ना, तो बिल्कुल खाली हाथ गया। क्या लेकर के गया था, क्या लेकर आया था, चला गया ऐसे ही, सब छोड़ दिया। जिस एक बात तो सही है भाई कि जिंदगी की सच्चाई जाननी है ना, तो 10 मिनट के लिए श्मशान घाट पर कोई बैठ जाए, पता चल जाता है। जिंदगी के सारे कुकर्म हम लोग करते हैं, सब लोग राजा बनने के लिए। वो फर्स्ट क्लास की गाड़ियां हो, महल हो, नौकर चाकर हो, अच्छे अच्छे सूट हो, 10-10 लाख वाला। हाँ, दिन भर में 5 बार चेंज करें अपने ड्रेस को। इस क्लास में आवे तो दूसरा ड्रेस पहनकर हो, उसमें जाए तो दूसरा ड्रेस पहनकर फ्लाइट से यात्रा करें। ये सब जो हम लोगों का ख्वाब है दिमाग में चलता है, और उसकी प्राप्ति के लिए जिंदगी गुजार देते हैं, हर कुकर्म करते हैं। जितनी बेईमानी करना है, भाई की हत्या करना है, बाप की हत्या करना है। कुछ लोग तो अब पत्नी हत्या भी इस समय दौर में चला हुआ है। दहेज प्रथा, दहेज प्रथा तो दूसरी बात है, लेकिन उसके अरे शादी किया, 6 महीना साल भर साथ रहा, उसके बाद टुकड़े टुकड़े कर दो। दूसरा कारण कोई फ्रिज में रखे हुए टुकड़ा टुकड़ा करके, कोई अटैची में रखे हुए है। अजीब स्थिति है भाई, हैं? अरे बहुत ऐसी रोज घटना घट रही है, बहुत अजीब।
हम कहां जा रहे हैं, किस प्रवृत्ति के शिकार हो गए हैं। पहले तो 50 शादी करके आदमी रखवा करता था, अब टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहा। ये सब, इसमें कहीं दो मत नहीं है, मानसिक पतन है। हम इतना नीचे गिर चुके हैं ना, इस धरती का सबसे क्रूएल यदि कोई प्राणी है, क्रूएल, वह मानव। बाघ, चीता, शेर वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, झूठा, गलत। हमसे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। आज यदि हमको कोई 10 करोड़ का लोभ दे दे और कह दे कि तू अपने भाइयों की हत्या कर दो, बाप की हत्या कर दो, तो देरियों करेंगे का? इसलिए नहीं कि हम सोच रहे हैं कि 10 करोड़ तो हम कभी कमा नहीं सकते, मेहनत से तो कमा नहीं सकते, संभव ही नहीं है। 1 करोड़ तो कमाना मुश्किल है और 10 करोड़ बैठे बिठाए मिल रहा है, तो फिर 10 करोड़ से तो हम क्या नहीं कर लेंगे। चलो हत्या कर, हो गया, काम तमाम। इतना नीचे हम गिर चुके हैं। बात वही हम बता रहे थे, जिंदगी की सच्चाई। अभी तो आप लोग यहाँ हैं, आगे निकलेंगे आप। पटना में रहने के कारण हमको ऐसा बहुत मौका मिला, जब श्मशान पर बैठे घंटा 1 घंटा बैठना पड़ा अपने संबंधियों के डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए, तो वही नजर पड़ता था कि आखिर ये शख्स धूल दूसरित हो गया, जमीन में मिल गया, मिट्टी में मिल गया, क्या लेकर के गया। ये भी जिंदगी में बहुत ख्वाब देखा होगा, हमारे पास इतना पैसा हो, हम ऐसा कपड़ा पहने, वैसा पहने, कुछ नहीं। तो फिर जो है उसी में संतोष कर वो जी, वो सबसे बढ़िया है। सुखमय जिंदगी उसी है, कम से कम रात भर चैन की नींद तो सोता है, कोई डर नहीं ना है कि इनकम टैक्स का कहीं छापाना पड़ जाए और विजिलेंस का, ये सब डर नहीं ना है। खूब कमाओ और खूब खाओ पियो और रात भर आराम से सो, फिर सुबह से अपने दिनचर्या वही चलेगा। 9 साढ़े 9 बजे स्कूल आओ, पढ़ाओ लिखाओ, जाओ, एकदम मस्ती की जिंदगी। ज्यादा के भाग दौड़ में जिंदगी बर्बाद, ना आप चैन से, ना आपका परिवार चैन से। इसलिए ज्यादा के ख्वाब मत रखेंगे। हाँ, लेकिन ये भी न करेंगे कि अब कम के लिए हम कुछ पढ़ाई लिखाई न करें। अफसर बनने का ख्वाब तो कर रखेगा ही ना आदमी। हर आदमी कम से कम एक पोस्ट हमको चाहिए जो ग्लोरियस पोस्ट हो, ख्वाब तो होना ही चाहिए। हम IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, वगैरह वगैरह। तो ये सब ख्वाब जरूर देखिए, बिना ख्वाब के अच्छा ठीक है, पूरा नहीं होता है। सो IAS का देखेंगे तो उसके अनुसार तैयारी करेंगे तो गिरते पड़ते BPSC तो आ ही जाएंगे ना। इसलिए ख्वाब साम्राज्य, सिकंदर जिस समय भारत में आ गया, कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य उस समय तक्षशिला में शिक्षा दे रहा। चंद्रगुप्त की जाति को लेकर आज भी विवाद बना। किस वंश का था, बहुत सारी कथा कहानियां गढ़ ली गई है। ब्राह्मण ग्रंथ जितने हैं, खासकर पुराण हमारे, विष्णु पुराण, वायु पुराण, फिर मुद्रा राक्षस, बृहत कथा मंजरी, ये सब नाटक हैं। इनके अनुसार चंद्रगुप्त का वंश शूद्र, ये शूद्र जन्मा था, शूद्र वंश में यह उत्पन्न हुआ। बौद्ध और जैन ग्रंथ इसको क्षत्रिय मान। अब दोनों जगह अलग अलग कहानियां मिलती हैं।
पुराणों के अनुसार जिस समय नंद वंश का शासन चल रहा था, पुराण लिखता है, खास करके विष्णु पुराण, कि इसके बाद नौ नंद का वंश चलेगा। नंद वंश अंतिम शासक धननंद होगा। यह शूद्र जन्मा। इसका जो टीकाकार है उसका नाम है गुंडीराज, विष्णु पुराण के टीकाकार। वह लिखता है कि धननंद की दो रानियां थी, एक सुनंदा, एक मूरा। सुनंदा क्षत्रिय थी और मूरा शूद्र। मूरा से जिस बच्चे का जन्म हुआ उसका नाम मौर्य, वह मौर्य का हुआ। अब विष्णु पुराण में कहीं भी ये मूरा नाम की दासी का उल्लेख नहीं है। यदि विष्णु पुराण में उल्लेख नहीं है तब उसके टीकाकार को कहां से मालूम हुआ कि धननंद की दो पत्नियां थी? स्पष्ट है कि वह अपने तरफ से बात बना रहा है। विष्णु पुराण के टीकाकार गुंडीराज। इसी तरह से मुद्रा राक्षस में भी कहानियां आती हैं। इन सारी चीजों को हम लोग छोड़ेंगे। मूरा दासी से उत्पन्न कोई भी, जब ये मूरा स्त्रीलिंग है, इससे मौर्य बनता है। यदि पाणिनि के अष्टाध्यायी के व्याकरणानुसार मूरा से मौर्य बनेगा, मौर्य नहीं बनेगा। यदि मूरा से चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति हुई तो वह मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता, मौर्य न कहलाता। ये विद्वानों की मानता। दूसरी बात, अन्य स्रोतों में मूरा नामक किसी दासी का कोई प्रमाण मिलता नहीं है। तो फिर ये चंद्रगुप्त किस वंश का था? बौद्ध ग्रंथ महावंश में एक कहानी आती है। कहानी यह है कि कौशल प्रसेनजीत का बेटा विदुडव प्रसेनजीत के अंतिम समय में विद्रोह करता है और उनको गद्दी से हटा करके गद्दी पर अधिकार करता है। इसी विदुडव ने नेपाल की तराई में स्थित क्षत्रियों के एक गांव पर, एक राज्य पर आक्रमण करता है। उस आक्रमण के दौरान उस पूरे क्षेत्र पर विदुडव का अधिकार हो जाता है, लेकिन वहां के बहुत सारे क्षत्रिय भागकर चले जाते हैं हिमालय की तराई में। महिला और पुरुष दोनों एक बहुत सुरम्य स्थान पाते हैं। उनको लगा कि यहां ठहराव किया जा सकता है, बसा जा सकता है, क्योंकि पानी की भी सुविधा थी, आने जाने का रास्ता भी था, सुरम्य बहुत खूबसूरत जगह भी थी। तो उनको लगा कि यहां हम लोग बस सकते हैं। वहीं पर उन्होंने बसा। जो जिस जगह पर बसा उस जगह की आकृति मोर की गर्दन की तरह। दूसरी बात, इन्होंने मोर पंछी पालना शुरू कर दिया। इन्हीं में से ये लोग आपस में ही शादी ब्याह किए। जब चंद्रगुप्त की माता गर्भवती हुई तब अपनी सुरक्षा के ख्याल से वह भागकर चली आई पाटलिपुत्रा, जहां उसका भाई धननंद की सेना में रहता। उसके भाई ने इसको एक घर में बंद कर दिया, अपनी बहन को, जहां चंद्रगुप्त की का जन्म। लेकिन चंद्रगुप्त की माता
एक ओखली में बंद करके चंद्रगुप्त को फेंकवा दिया, जो गड़ेरिया को मिल गया, एक गड़ेरिया को। वही गड़ेरिया अपने साथ ले जाकर के उसका लालन पालन किया। अब बाद में जब वो कुछ बच्चा बड़ा हुआ तो एक खेल का आविष्कार किया, जो 8-10 साल के बच्चा खेलते हैं, एक खेल का आविष्कार किया। उस खेल का नाम था राजकीलम। उस खेल में राजा या स्वयं बना और अपने साथियों को अपनी प्रजा बनाया। धन से अपमानित होकर के चाणक्य उसी रास्ते से जा रहा। वह इस बालक की प्रतिभा को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ और तब इसके बाप तथा कथित बाप गणेरियों को बुलाया और 1000 करसापन देकर इस बच्चे को अपने साथ खरीद लिया और ले जाकर के तक्षशिला में इसको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। 1000 करसापन उस समय की मुद्रा। ये एक कहानी है। इसके अनुसार तो चंद्रगुप्त क्षत्रिय है मूल रूप से, लेकिन अन्य स्रोतों के आधार पर कहीं ये बात प्रमाणित नहीं। अब फेंकवा दी थी कि नहीं फेंकवा दी थी, जब हम कह रहे हैं कि प्रमाणित होती ही नहीं है, इस कहानी की प्रमाणिकता और दूसरे स्रोतों से नहीं हो सकती। हम इसको प्रमाणित नहीं मान सकते कि यह कहानी सही है। अनुमान यह है, आज के आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार अधिकांश विद्वान मानते हैं कि चंद्रगुप्त वैश्य जाति से, ये क्षत्रिय नहीं था, वैश्य था। इसका प्रमाण मिलता है। हम बहुत सारे स्रोत इसको प्रमाणित करते हैं। ठीक ऐसी ही कहानी चाणक्य के साथ। चाणक्य के साथ भी भिन्न भिन्न कहानियां हैं। कहा जाता है एक कहानी जो है कि जब चाणक्य का जन्म हुआ तब इसका पूरा सारा दांत के साथ ही जन्म ही लिया था। एक जैन साधु आकर के घोषणा करता है कि यह बालक तो राजा बनेगा, क्योंकि इसके एक दांत पर लक्ष्मी। खैर वो जैन साधु तो चले गए। अब चाणक्य की माता रोने लगी। चाणक्य जब बाहर से घूमकर आया, देखा कि मां रो रही है, तो पूछा बात क्या है। मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारे भाग्य में राजा बनना लिखा है, लेकिन तुम तो राजा जब बन जाओगे तो हमको तो भूल जाओगे। मैं उसके लिए रो रही हूं। चाणक्य ने पूछा कि मेरे किस दांत पर है वो निशान राजा बनने वाला। उस दांत को चाणक्य ने तोड़ दिया कि अब तो राजा नहीं बनूंगा। दूसरी बार जब जैन साधु आते हैं तो कहते हैं कि अब यह स्वयं तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन किसी को राजा बनाकर उसके माध्यम से शासन करेगा। एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि चाणक्य की पत्नी, जब इसका शादी हुआ, चाणक्य की जो पत्नी थी किसी पार्टी में गई। वहां चाणक्य की पत्नी की और भी बहनें आई हुई थी। उन बहनों ने चाणक्य की पत्नी की विपन्नता देख करके, कपड़ा लत्ता देख करके उपहास उड़ाया, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया। इसे चाणक्य की पत्नी को बहुत धक्का लगा। वह रोते हुए घर आई और अपने पति से सारी कहानी कही। चाणक्य को बड़ा बुरा लगा, मेरी पत्नी को लोग इस तरह से उपहास करें। कहा कि ठीक, अब मैं राजा बनकर ही लौटूंगा। वह घर से निकल गया। धन संचय के लिए वह निकलता है। मालूम पड़ता है कि धननंद के दरबार में एक यज्ञ का आयोजन है।
प्रकांड विद्वान तो था चाणक्य, सभी वेदों का ज्ञाता, कुशल नीतिज्ञ। ये जाकर के उसके यज्ञशाला के प्रधान पुरोहित के आसन पर बैठ गया। धनानंद जब आता है तो चाणक्य को देखकर, उसकी कुरूपता को देखकर, चाणक्य बहुत कुरूप था, उसकी कुरूपता को देखकर धनानंद क्रोधित हो जाता है। पूछता है कि इसका दुस्साहस कैसे हुआ इस आसन पर बैठने का, और तब अपने सैनिकों को कहता है कि इसकी चोटी सीखा पकड़ करके यज्ञशाला से बाहर। उसके सैनिक उसकी इस चोटी को पकड़ करके खींचते हुए यज्ञशाला से बाहर। चाणक्य उसी समय कसम खाता है कि जब तक मैं इस वंश को, धनानंद के वंश को समूल नहीं नष्ट कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा को नहीं मानूंगा। अब इसी उधेड़ बुन में वो निकलता है। जाने के रास्ते में उसके पैर में कुश गड़ जाता है। कुश घास देखे हो तुम लोग? कुछ देखा। हाँ, नुकीलेदार होता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। उसके पैर में वह कुश घास गड़ जाता है। इससे क्रोधित होकर के पूरे कुश को ही समाप्त करने की कोशिश करता है। एक कुश गड़ा तो पूरे कुश को ही कहता है कि हम नष्ट कर दें। बगल में चंद्रगुप्त वह बच्चा खेल रहा, वो आकर कहता है कि ब्राह्मण देवता, ऐसे नष्ट नहीं होगा। एक तरफ से आप उखाड़िएगा, फिर कुछ दिन के बाद यहां पर जम जाएगा। अब इसमें माठा डालिए, माठा। तो जहां से कुश को उखाड़ा गया था उसमें माठा डाला। अब चाणक्य यही उसकी प्रतिभा से प्रभावित, और तब वही 1000 करसापन उस गणेरिये को देता है, खरीदता है इस बालक को, और ले जाकर के तक्षशिला इसको शिक्षा देता है। जिस समय वह शिक्षा दे रहा था चंद्रगुप्त को, उसी समय सिकंदर का आक्रमण। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर से मुलाकात भी की थी, और सिकंदर की सारी वस्तु स्थिति चंद्रगुप्त ने ही बताई थी। ये बताया था कि धनानंद बहुत ताकतवर शासक है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन प्रजा के बीच वह बहुत अलोकप्रिय है। और इसी का फायदा उठाने के लिए सिकंदर आना चाहता था, लेकिन जब उसके सैनिक व्यास नदी से ही लौटने पर मजबूर हो गए तो सिकंदर को भी वापस लौटना पड़ा। अब चंद्रगुप्त को लेकर के चाणक्य, जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, तब उसको लेकर के चाणक्य आते हैं मगध। इन्होंने मगध पर डायरेक्ट अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। अपनी थोड़ी सी एक सेना बनाई और उसको लेकर के मगध पर आक्रमण कर दिया। बुरी तरह चंद्रगुप्त और चाणक्य को पराजित होना पड़ा और अपनी जान बचाने के खातिर भागना। जंगल जंगल जब भाग रहे थे, एक गांव, दिन भर भागते थे और रात में किसी गांव में एक छुप करके सो जाते थे। जब उसी गांव में ठहरे हुए थे तो बगल का एक जो घर था उसमें एक बुढ़िया अपने पोते को पुआ खिला रही थी। अब पुआ था या रोटी थी पता नहीं, लेकिन खिला रही थी। और बच्चा जो था कि वो किनारे से न तोड़ करके सीधे बीच से तोड़ रहा था। तो जब भी वो कोशिश कर रहा था तोड़ने का, उसका हाथ जल रहा था। बुढ़िया इस चीज को देखी और कहा कि तुम भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे हो जैसे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने किया। जब रोटी खा रहे हो या पुआ खा रहे हो तो पहले किनारे से खाना चाहिए और तब बीच से खाना चाहिए। चाणक्य इस चीज को सुन गया। उसने एक लेसन लिया, एक सबक लिया कि हम लोग जो किनारे का क्षेत्र, पंजाब, सिंध आदि का जो क्षेत्र है उसको छोड़ दिए और सीधे मगध पर आक्रमण किए। यही हमारी पराजय का कारण हुआ। अब हम लोग चलें, एक सेना का गठन करें
और किनारे के क्षेत्र को विजित करते हुए मगध की ओर आएंगे। फिर से वे इधर से निकलते हैं, सिंध क्षेत्र में जाते हैं और वहां सेना का गठन करते हैं, छोटे छोटे राज्यों को मिलाते हैं, जो नहीं मिलते हैं उनको उन पर अधिकार करते हैं और तब उन सबको जीतते हुए धीरे धीरे मगध की ओर आते हैं। धननंद के साथ एक जबरदस्त युद्ध होता है, धननंद युद्ध में मारा जाता है और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हो जाता है। चाणक्य उसका प्रधानमंत्री बनता है और चंद्रगुप्त राजा बनता है और यहां से 321 ईसा पूर्व से मौर्य शासन की शुरुआत हो जाती है। अब इसको हम लोग आगे खींचेंगे, लेकिन कल तो संभावना नहीं है।